छात्रों में डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज मैं यहाँ आपको जो वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के छात्रों के लिए है। और बीएससी पार्ट फर्स्ट के छात्र पेपर थर्ड ऑप्टिक्स यूनिट फर्स्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है, इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म्स। अपन व्यतिकरण वाला चैप्टर्स कर रहे हैं। पहले की वीडियोस आपने देखे होंगे और इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी आपने समझे होंगे। तो पतली फिल्मों में जो व्यतिकरण है वो किस तरह से होता है। पतली फिल्म, सबसे पहले आपको आइडिया दूं कि पतली फिल्म होती क्या है। जैसे अबरक की जो पतली पन्नी है वो भी एक पतली फिल्म है। या अपन देखते हैं कि जब अपन नहाते हैं या कपड़े धोते हैं तो साबुन के बुलबुले उठते हैं, झाग, वो भी एक तरह से पतली फिल्म का काम करती हैं। या अपन देखें कि बारिश के या पानी के ऊपर कुछ तेल की बूंदें गिर जाती हैं तो वो जो तेल की बूंदें हैं वो भी एक तरह से पतली फिल्म बनती है। इन पतली फिल्मों में व्यतिकरण होता है। क्या आपने भी अनुभव किया है? आपने कभी नोट नहीं किया होगा। कैसे? कभी बारिश के दिनों में आप किसी ऑटोमोबाइल्स की दुकान के आसपास से जा रहे हो और धूप आ गई है तो ऑटोमोबाइल्स पे चूंकि ग्रीस और ऑयल निकलता रहता है और बारिश के ऊपर वो थोड़ा सा फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। धूप के केस में कुछ कलर्स दिखने पड़ते हैं उसमें। आप ये चीज़ अपने सिंपल घर में भी दे सकते हो। पानी की भरी कटोरी ली, उसमें तेल की कुछ बूंदें डाली और ऊपर छत पे जो है धूप के अंदर ले गए तो कुछ कलर्स दिखाई देंगे आपको। तो वो कलर्स जो है एक्चुअली में व्यतिकरण के कारण हो रहे हैं। इसी तरह जब कपड़े धोते हैं और कपड़े बाय द वे अगर धूप में बैठ के धोए जा रहे हैं, वो झाग उत्पन्न हो रहे हैं, बबल्स उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कलर्स अपने को दिखाई देंगे व्यतिकरण के कारण। लाइट जब उसमें जाती है तो उससे व्यतिकरण प्रस्तुत होता है। तो ये जितने भी व्यतिकरण हो रहे हैं, तो आज मैं ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, किस तरह से व्यतिकरण होते हैं। तो इसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर 1 जो चित्र 1 है, इसमें देखो एक फिल्म बनाई है मैंने पतली, जिसकी की थिकनेस है T और कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है म्यू। वो पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, साबुन का घोल भी हो सकता है, अदरक की पट्टी भी हो सकती है पतली। तो अपन ने इन जनरल मान लिया कि म्यू उसका माध्यम है। एक प्रकाश स्रोत लिया है अपन ने S, और ये प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक है। अब आप समझते ही हो, अभी तक इतने अपन लेक्चर कर चुके हैं कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण निकल रही है जिसको अपन ने यहाँ SP1 नाम दिया है। P1 बिंदु पे आके ये प्रकाश किरण जो है कुछ भाग इसका परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग इसका अपवर्तित होता है। परावर्तित होकर ये प्रकाश किरण चली जाती है P1R1 के रूप में, और अपवर्तित होकर ये प्रकाश किरण आ जाती है P1C1 के रूप में। C1 पॉइंट पे फिर माध्यम चेंज होता है बच्चों, जैसे P1 पे हुआ था, क्योंकि विरल से सघन में आ रही थी, अब सघन से विरल हो गया था C1 पे। तो यहाँ C1 पे कुछ भाग इसका पारगमित हो जाता है C1T1 और कुछ परावर्तित हो जाता है C1P2 और C1P2 से वापस अपने को P2R2 मिल जाती है। इस प्रकार ये प्रोसेस आगे तक चलता चला जाता है। और जितना आगे अपन जाएंगे, आगे का मतलब P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, या इधर C1 से C2, C2 से C3, C3 से P4 एंड सो ऑन आगे तक, तो प्रकाश की तीव्रता थोड़ी कम होने लगती है। तो अपने को व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई नहीं देता, कुछ दूरी तक ही देख पाते हैं अपन। तो यहाँ अब अपने को ये बताते हैं कि यहाँ जो व्यतिकरण है, यहाँ दो चीज़ में हो गया। एक हो गया परावर्तित प्रकाश के द्वारा भी व्यतिकरण देखा जा सकता है। परावर्तित प्रकाश में आप कह सकते हो P1R1, P2R2, P3R3 ये प्रकाश किरणें परावर्तित हैं। ये आपस में प्रकाश किरणें आपस में अध्यारोपित होती हैं, संपोषी विनाशी व्यतिकरण की घटनाएं उत्पन्न करती हैं और अपन को दिखाई देता है। संपोषी का मतलब चमक दिखाई देती है, विनाशी का मतलब अपने को अंधेरा दिखाई देता है, डार्क फ्रिंज, काली फ्रिंज। दूसरा व्यतिकरण हो सकता है अपने को पारगमित प्रकाश के द्वारा। पारगमित प्रकाश पे मैंने यहाँ पे दो ही तरंग बताई हैं, और भी आगे बता सकते हैं अपन, एक C1T1 और एक C2T2। तो सबसे पहले अपन या परावर्तित प्रकाश में व्यतिकरण को कैसे समझाएं, या अपन यहाँ कोशिश करेंगे।
तो यहाँ परावर्तित प्रकाश में दो प्रकाश किरणें लिए अपन ने, एक तो ली है P1R1 और दूसरी लीती है P2R2। बच्चों यहाँ देखोगे जो P2R2 प्रकाश किरण मिली है अपने को, ये कब जाके मिली? जब P1 से C1 और फिर C1 से P2 ये दूरी अंदर तय हुई है माध्यम के अंदर, थिकनेस वाले माध्यम में, जिसको अपन ने अपवर्तनांक म्यू माना है, और फिर ये बाहर निकली एयर में P2R2 के रूप में। अब P2 से R2 और P2 से एक लंब डाला अपन ने P1R1 पे, तो वो A बिंदु पे काटता है और ये मिलता है। अब A बिंदु पे काटते हैं तो अपन ये कह सकते हैं भाई A से लेके R1 आगे तक जहाँ भी जा रही है वो, और दूसरी P2 से लेके R2 वाली किरण जो आगे तक जा रही है, ये सारी दोनों की दूरियां आपस में यहाँ से आगे तो बराबर होंगी, लेकिन जो डिफरेंस है इसके पहले ही आ गया। कैसे? कि जो पहले वाली प्रकाश किरण है AR1, ये P1A भाग ज़्यादा चली है, चित्र के अनुसार अपन कह सकते हैं, और जो दूसरी प्रकाश किरण है P2R2, ये P1C1 और C1P2 माध्यम के अंदर ज़्यादा चली है। तो ये जो पथों का डिफरेंस आया वो यही आया। इसलिए इनमें जो पथांतर होगा उसको मैंने यहाँ नीचे समीकरण 1 से बताया है कि Δ1 = म्यू P1C1 + C1P2। ये तो माध्यम में चली इसलिए म्यू ले लिया, और वो ज़्यादा कितनी चली P1A, इसलिए उसको लेस कर दिया, तो नेट दोनों के बीच का पथ का अंतर आ गया। ज़्यादा में से कम कर दिया, कम वाले को घटा दिया, तो नेट पथांतर आ गया। पथों का अंतर इज नोन एज ए पथांतर। अब ये पथांतर आ गई समीकरण 1। अब त्रिभुज के अंदर अपन देखें P1C1N में, देखो P1C1N में, और इसमें अगर कौसार मान निकालें, कौस का मान अपन जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो C1N/P1G = T/AC1। तो इससे अपन ने P1C1 के मान निकाल लिए, और अपन जानते हैं P1C1 = C1P2, आपस में बराबर होंगी, परावर्तन के नियम है। और ये अपन जानते हैं इसका मान किसके बराबर आया? T/cos के बराबर अपन लिख सकते हैं, जो कि त्रिभुज अपन ने P1C1N में मैंने साइड में यहाँ बताया है आपको। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज P1A/P2 में sin i ले लिया, P1A/P2 में, और sin i बराबर अपन लिख सकते हैं P1A/P1P2। डायग्राम को आप साथ के साथ देखते चलोगे तो मैच कर जाओगे इसमें। इससे P1A का मान निकाल लिया, जो कि P1P2 sin i आया, और चूंकि P1P2 को देखें तो ये P1 से N प्लस N से P2, अगर आप डायग्राम देखो तो, इसलिए मैंने यहाँ समीकरण 3 में दोनों बातें लिखी हैं यहाँ पे कि P1N + NP2 और ब्रैकेट में लिखा है sin i। एंगल कैसे आया है आई वाला, वो मैंने यहाँ साइड में बताने की कोशिश की है कि एंगल P1P2A जो है एंगल आई के बराबर होगा। आप सीधा सीधा लगा सकते हो कि मैंने बताया, जो एंगल बताया है कि भाई आई प्लस दिस, और उससे अपन इसको एंगल को निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप एक और त्रिभुज अपन कंसिडर करें, वही P1C1N में, P1C1N में, और इसमें tan r निकाला है। तो tan r आपको पता ही है कि लंब बटा आधार होता है, इसलिए यहाँ सीधा सीधा इस त्रिभुज को देखते हुए अपन लिख सकते हैं P1N/C1N, और C1N अपन जानते ही हैं कि फिल्म की मोटाई है स्मॉल t, तो P1N/T लिख दिया, और इससे P1N निकाल लिया। और चूंकि P1N = NP2, ये अपन जानते हैं N जो है वो मिड में है P1P2 के, इसलिए इक्वेशन कितनी हो गई T tan r, जो कि समीकरण 4 से बताई जा रही है। अब इन समीकरण 3 और 4 को अपन साथ में लिखेंगे तो समीकरण 5 आ जाती है, वैल्यूज रख दीजिए। समीकरण 2 व 5 के मान को अगर साथ लेके समीकरण अपन 1 में रखते हैं तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को काम में लिया है, कोई मिस नहीं किया है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है आपको। tan का r को क्या लिख सकते हैं sin r/cos r। यहाँ सबसे अच्छी एक देखने की बात है कि एक स्नेल का नियम काम में लिया, जिसके द्वारा अपन जानते हैं कि जो कि परावर्तित अपवर्तित नियमों के लिए स्नेल ने बताया था कि μ = sin i/sin r। ये एक विशेष बात है। तो अंदर वाली म्यू को रिमूव करने के लिए ये वैल्यूज़ रख दी, और इससे अपन को पथांतर आ गया Δ1 = 2μt/cos r, जो समीकरण 6 से बताया जा रहा है। ये पथांतर आ गया। तो वैसे तो पथांतर ये आ गया,
लेकिन यहाँ पे चूंकि पतली फिल्म में अपन देख रहे हैं कि विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण आके फिर बाद में परावर्तित होती है। तो यहाँ स्टोक नामक एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक नियम बताया। उसने क्या कहा कि जब प्रकाश किरण जैसे P1R1 सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होती है तो प्रकाश किरण की कला में पाई का परिवर्तन या पथ में λ/2 का अंतर ऑटोमेटिक आ जाता है। ये सात्यवत सत्य है, मतलब ऐसा होता है। ऐसा स्टोक ने निकाल के रिजल्ट निकाल के प्रैक्टिकल करके समझा दिया उसने। इसलिए ये λ/2 का पथांतर और उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसको लेस करना पड़ता है। तो इसलिए अब जो पथांतर जो समीकरण 6 होगा उसकी जगह इस केस में केवल ये केस परावर्तित केस में, पारगमित में नहीं मानेंगे ये, क्योंकि वहाँ सघन से विरल में जा रहा है और यहाँ विरल से सघन में आ रहे। तो पथांतर का मान अपन डेल इज इक्वल टू Δ1 माइनस λ/2, क्योंकि पहले वाली किरण ज़्यादा चलेगी है अकॉर्डिंग टू स्टोक, इसलिए उसको घटा दिया और अपन ने। तो ये समीकरण 7 आ जाती है 2μ2 cos r माइनस λ/2। इस समीकरण 7 के दो केस उत्पन्न हो सकते हैं, एक कहलाता है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा कहलाता है बेटा विनाशी व्यतिकरण। तो बच्चों संपोषी व्यतिकरण कब होता है? संपोषी व्यतिकरण तब होगा जब पथांतर का मान n λ के बराबर होगा। मैंने रखा n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, तो समीकरण 8 मिल जाती है और ये ब्राइट फ्रिंजेस के रूप में अपन बताते हैं इसको। विनाशी व्यतिकरण कब होगा? जब पथांतर का मान 2n ± 1 ब्रैकेट बंद λ/2। इसको रख लिया और एक बार अपन ने कंसिडर कर लिया, प्लस मान लो या माइनस मान लो, तो एक माइनस मान लिया, कंसिडर करके देख लिया, समीकरण 9 आ जाती है अपने पर। तो 8 और 9 संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को बताती हैं। समीकरण 8 से संपोषी व्यतिकरण मतलब ब्राइट फ्रिंजों के लिए काम आएगी। अगर न्यूमेरिकल आपका ब्राइट का आता है ब्राइट फ्रिंजों के लिए तो इसको काम में लोगे परावर्तित के केस में, और अगर विनाशी डार्क के लिए आता है तो समीकरण 7 को लोगे। तो ये एक टॉपिक एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है या तो वो स्पेशल लिख देते हैं कि परावर्तित, ये शब्द डाल देते हैं भी परावर्तित प्रकाश किरणों से पतली फिल्म में व्यतिकरण को बताइए, समझाइए, निकालिए, या पारगमित से। अगर वो नहीं लिखते हैं तो ये आपकी चॉइस है कि किसी से भी आप निकाल के बता सकते हो, दोनों को करना जरूरी नहीं होता। अगर अपन पारगमित किरणों में व्यतिकरण देखें तो उसके लिए भी मैंने ये देखा है, चित्र वही फर्स्ट वाला काम में आएगा, आप वापस से उसको देखोगे तो उसमें T1 और T2 पारगित किरणों को बताया है, और वहाँ पथांतर जो होगा वो μC1P2 प्लस P2C1 माइनस C1B। अगर आप चित्र को फर्स्ट को देखो, वही डायग्राम त्रिभुज लिया मैंने यहाँ पे C1P2M में, cos r का मान निकाला P2M अपॉन C1P2 से, और इससे C1P2 का मान निकाला जो कि T अपॉन cos r आया, जिसको अपन P2C2 के बराबर मान सकते हैं, और ये समीकरण 11 कहलाई। इसी तरह एंगल का निकाल लिया उसमें, और एंगल करके त्रिभुज C1C2B मैंने वहाँ पे भी इंडिकेट किया है, यहाँ भी बताया मैंने। इससे साइन आई से फार्मूले से साइन आई अपन जानते हैं लंबटाकरण, तो C1B अपॉन C1C2, और C1C2 को अपन C1M प्लस MC2 लिख सकते हैं, क्योंकि M जो है इसका मिड पॉइंट है। समीकरण 12 आ जाती है अपने पास। इसी तरह से त्रिभुज C1P2M में tan r का मान निकाल लिया, और इससे C1M का मान निकाल लिया जो कि T tan r के बराबर आता है, और अपन ये जानते हैं कि C1M जो है MC2 के बराबर होगा। इन सब वैल्यूओं को मतलब समीकरण 11, 12 और 13 के मान समीकरण 10 में रखते हैं अपन, तो ये इक्वेशन आ जाती है अपने पास डेल्टा इज इक्वल टू म्यू T अपन cos r प्लस T अपन cos r माइनस C1M प्लस M2C और साइन आई। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे भी वापस स्नेल का नियम काम में लिया जाएगा, जिसको कि अपन जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि समीकरण 14 से बताया जा रहा है। इसको रखें तो समीकरण 15 पथांतर के रूप में अपने को निकल के आ जाती है, जिसको कि अपन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टी cos r के रूप में बता सकते हैं। यहाँ कोई स्टोक का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ सघन से विरल के अंदर प्रकाश किरणें आ रही हैं। यहाँ पे अगर ये संपोषी व्यतिकरण के लिए जैसा कि अपन जानते हैं ये n लैम्डा के बराबर हो तो समीकरण 16 मिलेगी। अगर ये n+1/2 लैम्डा के बराबर हो ब्रैकेट में तो समीकरण 17 मिलेगी। ये समीकरणों से समीकरण जो पहले निकाली अपन ने और जो अब निकाली, इससे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो पूछा जाता है छोटा सा 1 नंबर का, वो कहते हैं कि पूरक व्यतिकरण क्या है और इससे आप क्या समझते हो। मैंने भी यहाँ इंडिकेट किया है लास्ट में, क्योंकि इसी से अटैच है तो यही अपन समझ सकते हैं इसको।
पूरक व्यतिकरण को देखने के लिए समीकरण 8 लिखिए मैंने यहाँ वापस। समीकरण 9, 8 और 9 परावर्तन से प्राप्त होने वाली समीकरण है, परावर्तित किरणों से मतलब। और 16 और 17 की समीकरण दोबारा लिखिए जो पारगमित से हैं, जो अपन ने पहले निकाल चुके हैं। छात्रों यहाँ आप देखोगे कि जो समीकरण संपोषी व्यतिकरण में मिल रही है परावर्तन किरणों से, वो समीकरण अपने को यहाँ पे विनाशी के अंदर मिल रही है पारगमित किरणों से। इसी तरह जो विनाशी में समीकरण मिल रही है परावर्तन प्रकाश किरणों से, और वही समीकरण अपने को यह संपोषी में मिल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक फिल्म है, अगर उस फिल्म के ऊपर से आप देख रहे हो तो जहाँ अपने को ब्राइट फ्रिंज ऊपर से देखने पे दिख रही है, बिल्कुल उसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, जो कि पारगमित प्रकाश के कारण डेवलप हो रही है। और जहाँ ऊपर से देखने पे काली फ्रिंज दिखाई दे रही है, ठीक उसके नीचे आप देखेंगे, नीचे झुक के अगर देखें अपन, कोई अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उस केस के अंदर ऊपर अगर दीप्त है तो नीचे अदीप्त, ऊपर अगर अदीप्त है तो नीचे दीप्त मिलेगी, मतलब उल्टी। तो ऐसी अवस्था को अपन पूरक व्यतिकरण कहते हैं, जो कि थिन फिल्म में ही पाया जाता है और प्रैक्टिकल रूप में अपन देख भी सकते हैं इसको। अगर सारे ग्लास का अरेंजमेंट हो, बीच में इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए तो अपन इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो लेक्चर सफिशेंट है। इस पर पूरा एक क्वेश्चन बच्चों बनता है, 3 साढ़े 3 नंबर का आता है, प्लस न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर मेरे को पता है, मैंने पहले भी कहा है आपको कि आप कोई सी भी ऑप्टिक्स की किताब लो, आप उसमें हर किताब के हर चैप्टर में कम से कम 35-40 सोल्व न्यूमेरिकल्स हैं। कोई सी भी किताब हो, आप उनको सोल्व करें न्यूमेरिकल्स को। तो जब तक आपका उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व अनसोल्व को आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इस तरह से अपन ने आज थिन फिल्म का ये टॉपिक कंप्लीट किया है विद पूरक व्यतिकरण या कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफ्रेंस के द्वारा। और इसको आप दोबारा देखो, और मेरे नोट्स मैं आपको शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो भी आप पढ़ सकते हो, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, उनकी कॉपी निकाल सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एक दूसरे नए टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा।